Good morning, dear students. Now we discuss DNA fingerprinting technique. DNA fingerprinting technique. ठीक है? DNA fingerprinting technique. ठीक है, देखो सभी जो व्यक्ति होते हैं सभी जो व्यक्ति होते हैं उनका 99.9% जो डीएनए होता है वो सेम होता है, जिसको बोलते हैं मुख्य डीएनए, मेन डीएनए, और 0.1% जो डीएनए जो होता है वो अलग होता है, उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? सैटेलाइट डीएनए। 99.9% लोगों का डीएनए सेम होता है, दिस इज कॉल्ड मेन डीएनए, and 0.1 DNA is different, is called satellite DNA। ठीक है, अब जो ये सैटेलाइट जो डीएनए होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक है उसमें सैटेलाइट डीएनए की भिन्नता ज्ञात की जाती है, यानी इसी का पता लगाया जाता है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय एलेक्स जेफरीज। किसके द्वारा खोजी गई थी? एलेक्स जेफरीज के द्वारा इसको खोजी गई। ठीक है, अब ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो तकनीक है, इसकी जो क्रियाविधि की हम बात करें कैसे होती है, मैकेनिज्म कैसी है, क्रियाविधि। ठीक है, क्रियाविधि कैसी होती है, इसको मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे पहले जिस व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेना होता है उससे डीएनए सैंपल लेते हैं, डीएनए नमूना लेते हैं, डीएनए सैंपल, डीएनए नमूना लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखो, पहले इसको मैं डायग्राम बनाना इसको समझाता हूं। देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो तकनीक कैसे काम करती है या इसको कैसे पूरी होती है। सबसे पहले जिस व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेना होता है उससे डीएनए नमूने लेते हैं। क्या लेते हैं? डीएनए नमूने लेते हैं। अब डीएनए नमूनों के रूप में क्या हो सकता है? बाल, नाखून, त्वचा, ऊतक, रक्त आदि हो सकते हैं। इसके बाद ये जो डीएनए जो सैंपल होता है उसको रेस्टिकेशन ट्रीटमेंट दिया जाता है। रेस्टिकेशन ट्रीटमेंट का मतलब होता है इस डीएनए को रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम के द्वारा विभिन्न खंडों में विभक्त किया जाता है। वो सारे फ्रैगमेंट्स में इसको डिवाइडेड किया जाता है। क्या किया? डिवाइडेड, जिसको बोलते हैं आरएफएलपी।
रेस्टिकेशन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, क्या होते हैं इन डीएनए खंडों को रेस्टिकेशन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब इन डीएनए के खंडों को देखो इन डीएनए के खंडों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि से गुजारते हैं। इन डीएनए खंडों को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम किससे गुजारेंगे, जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से। कौन सी टेक्निक से गुजारेंगे, जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, जिससे क्या होगा डीएनए के खंड क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब ये जो जब डीएनए के खंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इन खंडों को नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर स्थानांतरित किया जाता है। क्या किया जाता है, नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर स्थानांतरित किया जाता है। देखो नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर डीएनए के खंडों को स्थानांतरित करने से पूर्व क्या किया जाता है, हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड, इसलिए इसको सिंगल स्ट्रैंड यानी द्विसूत्री डीएनए को किस में बदला जाता है, एकल सूत्री डीएनए को एकल सूत्री डीएनए बदलकर किस पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस झिल्ली पर डीएनए के प्रोब होते हैं जो एकल सूत्री डीएनए के साथ जुड़कर क्या बना लेते हैं, संकर डीएनए। क्या बना लेंगे, संकर डीएनए। अब ये जो संकर डीएनए बना लेते हैं, इस संकर डीएनए पर एक्स किरणें डाली जाती है। कौन सी रेज, एक्स रेज, ठीक है। क्या जो हाइब्रिड जो डीएनए जो होता है इस पे एक्स रेज डाली जाती हैं, जिसके कारण जो नाइट्रोसेलुलोज की जो मेम्ब्रेन होता है उस पे डीएनए के बैंड्स बन जाते हैं, डीएनए की पट्टियां बन जाती हैं, जिनके द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ज्ञात कर लिया जाता है, ठीक है। देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले क्या सैंपल लेंगे डीएनए का, उसके बाद रेस्टिकेशन ट्रीटमेंट किया जाएगा। पहले क्या लिया हमने, सैंपल लिया। सैंपल के रूप में क्या क्या हो सकता, बाल, नाखून, त्वचा आदि हो सकते हैं, ठीक है। उसको क्या रेस्टिकेशन ट्रीटमेंट दिया गया, यानी रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम के द्वारा विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया, ठीक है। ये जो खंड है एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। इनको अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक से गुजारा जाएगा, जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से गुजारा जाएगा। गुजारने के बाद क्या किया जाता है, इन डीएनए के खंडों को नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर स्थानांतरित किया जाता है। कौन सी झिल्ली पर, नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर स्थानांतरित किया जाता है। देखो नाइट्रोसेलुलोज की जो मेम्ब्रेन है इसको ट्रांसफर करने से पहले द्विसूत्री जो डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, उसको सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में चेंज किया जाता है, ठीक है। इसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में चेंज किया जाता है। उसके बाद नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पे ट्रांसफर कर देते हैं। देखो नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर जब हम ट्रांसफर करते हैं तो नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर डीएनए के प्रोब होते हैं, जो डीएनए के साथ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के साथ जुड़कर क्या बना लेते हैं, हाइब्रिड डीएनए। कैसे बना लेंगे, हाइब्रिड। अब इस हाइब्रिड डीएनए में एक्स रेज यानी एक्स किरणें डाली जाती हैं, जिसके कारण नाइट्रोसेलुलोज की जो मेम्ब्रेन होती है उस पे डीएनए बैंड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, डीएनए बैंड्स बन जाते हैं। और ये जो डीएनए जो बैंड्स जो होते हैं इनके द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्राप्त कर ली जाती है, ठीक है। और इसके बाद है यूजेज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। इसके क्या क्या यूज है, क्या क्या उपयोग है, क्या क्या उपयोग है इसके। देखो उपयोग क्या क्या, यूजेज क्या क्या है। पहला तो ये है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो तकनीक जो होती है इसके द्वारा जो यानी अपराधियों की पहचान की जाती है। क्रिमिनल आर आइडेंटिफाइड बाय दिस टेक्निक, यानी जो अपराधी होते हैं उनकी पहचान की जाती है। दूसरा क्या होता है कि इन टेस्टेज यानी बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं, जो परीक्षण जो होते हैं उनमें भी विभिन्न रोगों का पता लगाने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी मैंने डिजीज आर आइडेंटिफाइड बाय दिस टेक्निक, यानी इस तकनीक के द्वारा बहुत सारे लोगों को पता लगाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि इन इमरजेंसी, जैसे किसी की डेड बॉडी को पहचानना हो तो उसमें भी हम किसके मतलब इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को काम में ले सकते हैं, ठीक है। खोए हुए बच्चों को पाने के लिए या उनकी पहचान की, कई बार जो कई बच्चे खो जाते हैं उनकी पहचान के लिए भी हम इस टेक्निक को यूज में ले सकते हैं, ठीक है। ये तो क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की अगर हम बात करें तो इसमें हमने अभी बताया कि कितना परसेंट डीएनए सभी लोगों में समान होता है, 99.9% डीएनए। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य डीएनए या मेन डीएनए।
और कितना अलग होता है 0.1% डीएनए अलग होता है, इसको क्या बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक है उसमें कौन से डीएनए की भिन्नता को ज्ञात किया जाता है, सैटेलाइट डीएनए की भिन्नता को ज्ञात किया जाता है, क्योंकि सैटेलाइट जो डीएनए होता है वो सभी व्यक्तियों में क्या होता है अलग अलग होता है। ठीक है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक है वो डिस्कवर्ड की गई, मतलब ये पता लगाया किसके द्वारा या किसने खोजा था, लेग जेफरीज के द्वारा। क्रियाविधि में क्या हुआ, सबसे पहले हम डीएनए सैंपल लेंगे, उसको रेस्टिकेशन उपचार किया जाएगा, यानी रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा विभिन्न खंडों में तोड़ा जाएगा। खंड जुड़े होते अलग करने के लिए क्या करेंगे, जेलिलोटोफोरेसिस टेक्निक को काम में लेंगे, जिससे डीएनए के खंड क्या होंगे अलग। अब उनको क्या नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पे ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने से पहले द्विसूत्री डीएनए को यानी डबल स्ट्रैंड डीएनए चेंज इनटू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। ठीक है, जब नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पे ट्रांसफर करते हैं तो उस पे डीएनए प्रोब जुड़े होते हैं, डीएनए के छोटे खंड जुड़े होते हैं, जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के साथ जुड़कर कौन सा डीएनए हाइब्रिड डीएनए बनाएंगे, अभी बताया। उस पर क्या डालते हैं एक्सरेज, जिससे क्या नाइट्रोसेलुलोज की जो मेम्ब्रेन है उस पे क्या डीएनए बैंड्स बन जाएंगे, जिनके द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें हैं क्लोनिंग की। क्लोनिंग देखो जो क्लोनिंग जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड क्लोनोट्रिन से बना है, जिसका मतलब होता है टहनिया। क्लोनिंग वर्ड वाज मेड अप ऑफ यानी क्लोनिंग जो वर्ड है वो किससे बना है, क्लोन और ग्रीक वर्ड क्लोनोट्रिन, जिसका अर्थ होता है टहनिया। ठीक है, जिस प्रकार से एक प्लांट्स की सभी ब्रांचें आनुवंशिक व शारीरिक रूप से यानी आपस में समान होती हैं, ठीक है, उसी प्रकार क्लोनिंग के दौरान उत्पन्न हुई संतति भी आनुवंशिक व शारीरिक रूप से जनक के समान होती है। ठीक है, और ज्यादातर जो क्लोनिंग के दौरान जो संततियां बनती है, जो प्रोजेनी बनती है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती है। कौन से रिप्रोडक्शन से बनती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती है। ठीक है, अब जो हम बात करें कि मानव में क्या होता है कि जो जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो भी क्या हैं, यानी ट्विंस आर द एग्जांपल ऑफ क्लोनिंग, यानी ट्विंस भी क्या है क्लोनिंग के उदाहरण हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक अंडे से उत्पन्न होते हैं, आनुवंशिक शारीरिक रूप से जनक के समान होते हैं, यानी प्रोजेनी व्हिच इज सिमिलर जेनेटिक प्रोजेनी व्हिच इज genetically and morphologically similar to parents is called clone। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे क्लोन। अब क्लोनिंग के ज्यादातर नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक को काम में लेते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक को काम में लेते हैं। कौन सी, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक को काम में लेते हैं क्लोनिंग में। इस टेक्निक में क्या होता है, देखो इस टेक्निक में ये होता है कि सबसे पहले क्या कि इस टेक्निक में क्या किया जाता है, यानी केंद्रक रहित ओवम यानी अंडाणु लिया जाता है, बिना न्यूक्लियस वाला अंडाणु। अब इसमें किसी अन्य सेल का न्यूक्लियस डाला जाता है और विद्युत चुंबकीय विकिरणों से इसे यानी उत्प्रेरित किया जाता है। ठीक है, जब इस पे विद्युत चुंबकीय ओम पर विद्युत चुंबकीय विकिरण डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, यानी परिपक्व हो जाता है। और जब ये परिपक्व हो जाता है तो इस ओम को माता के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस अंडाणु यानी ओम के द्वारा जो संतति बनेगी वो आनुवंशिक व शारीरिक रूप से जनक के समान होगी, आनुवंशिक व शारीरिक रूप से जनक के समान होगी। देखो क्लोनिंग के बारे में सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक थे जेबी गुर्दन ने बताया था। किसने बताया था, जेबी गुर्दन ने बताया था। किसने बताया था, जेबी गुर्दन ने। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या बताया, मेंढक का जो टेडपोल लार्वा, मेंढक का जो टेडपोल लार्वा होता है इसकी आंतरिक उपला जो कोशिका है उसका न्यूक्लियस लिया। ठीक है, और यानी बिना न्यूक्लियस वाले ओवम में इसको ट्रांसफर किया। ठीक है, बिना न्यूक्लियस वाले ओवम में इसको ट्रांसफर किया तो इस ओवम के द्वारा
नया टेडपोल लार्वा बन जाता है। नया क्या बन जाता है? टेडपोल लार्वा बन जाता है। ठीक है, तो ये जो टेडपोल जो लार्वा होगा ये आनुवंशिक और शारीरिक रूप से किसके समान होगा? जनक के समान होगा। किसके समान होगा? जनक के समान होगा। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूं क्लोनिंग को। देखो क्लोनिंग जो वर्ड है वो किससे बना? ग्रीक वर्ड क्लोन और टेलिंग, जिसका अर्थ होता है टैग। जिस प्रकार से एक पादप की सभी शाखाएं आनुवंशिक व शारीरिक रूप से जनक के समान होती है, व आपस में समान होती है, उनको क्या बोलते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है, अधिकतर जो क्लोन अलैंगिक जनन के दौरान बनते हैं। किसके दौरान बनते हैं? अलैंगिक जनन के दौरान बनते हैं। ठीक है, अगर जंतु की बात करें तो मानव में क्या है कि जो ट्विंस जो होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, एक अंडाणु से उत्पन्न होते हैं, आनुवंशिक शारीरिक जनक से समान होंगे, उनको भी क्या बोल देंगे हम? क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन। जंतुओं में क्लोनिंग के लिए कौन सी टेक्निक काम में लेंगे? न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। कौन सी तकनीक? नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक को काम में लिया जाता है। नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक में क्या किया जाता है कि केंद्रक रहित अंडाणु में अन्य कोशिका का केंद्रक डालते हैं। ठीक है, और उसके बाद उस अंडाणु को विद्युत चुंबकीय विकिरणों से उत्प्रेरित किया जाता है, इससे अंडाणु परिपक्व हो जाता है। इस अंडाणु को मादा के गर्भाशय में ट्रांसफर करके नई संतति विकसित कर ली जाती है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? क्लोन। क्लोनिंग के बारे में किसने बताया था? जेबी गुर्दर ने सर्वप्रथम, और इन्होंने मेंढक के टेडपोल लार्वा से की आंतरिक उपला कोशिका से केंद्रक लिया, उस केंद्र को अंडाणु में ट्रांसफर करके नया टेडपोल लार्वा विकसित कर लिया। ठीक है,